हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 21 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लस टू साइड में बेल आइकन है इस तरह का, इसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। पिछले 3 दिन की करंट अफेयर्स मिस हुई है अपने चैनल की, उसकी जो PDF है टोटल कंप्लीट 3 दिन की मैं आपको जल्दी ही अपने इस चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो की क्विज की। देखिए क्वेश्चन था लास्ट वीडियो का, निम्न में से किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस सेलिब्रेट किया गया है? तो आपका सही आंसर था 7 दिसंबर को ये मनाया गया था। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला प्रश्न आज का, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के द्वारा हाल ही में निम्न में से किस खिलाड़ी को विश्व चैंपियनशिप खिताब से सम्मानित किया गया है? आपका सही आंसर है सिमोना हालेप और नोवाक जोकोविच। इन दोनों ने ही जो है, इन दोनों को ये विश्व चैंपियनशिप खिताब दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। चलिए थोड़ा सा इन दोनों प्लेयर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिमोना हालेप की। सिमोना हालेप जो है, वैसे तो आपको ये ध्यान रखना ये दोनों ही जो है टेनिस प्लेयर हैं, विश्व के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। और अगर यहाँ पे सबसे पहले सिमोना हालेप की मैं बात करता हूँ तो ये सर्बियाई के टेनिस प्लेयर है। जो इनका कंट्री है वो कौन सा है? सर्बियाई के टेनिस प्लेयर है। और इन्होंने अब तक अपने जीवन में 14 बार ग्रैंड स्लैम जीत लिया है और यहाँ पे 5 बार ATP फाइनल इन्होंने जीत लिया है। दूसरा जो नाम है नोवाक जोकोविच, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ये कौन से देश से संबंधित है? रोमानिया से। ये रोमानिया के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने हाल ही में आपको बताया होगा मैंने 2018 का जो फ्रेंच ओपन है वो इन्होंने ही जीता है, नोवाक जोकोविच ने। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में खबरों में रहा LCU-L55 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ये जो वर्ड देख रहे हो आप हाईलाइट LCU-L55, तो इसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, देखना कौन सा सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि हाल ही नौसेना में शामिल किया गया नया पोत है। बिल्कुल सही है, एक नया पोत है या नया विमान है, नया जहाज है जिसे हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है, जिसका नाम है LCU-L55। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सेकंड ऑप्शन है इसका, यह जहाज जल व थल पर चलने में सक्षम है। बिल्कुल सही है, ये जल और थल दोनों पर चलने में ये सक्षम है। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है, इसको अंडमान कमान के तहत तैनात किया गया है। बिल्कुल ये भी सही आंसर है, ऑप्शन है यहाँ पे। तो आपका तीनों यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों तीनों ऑप्शन जो है सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, ये सही आंसर होगा आपका। इसका देखिए जो उपयोग होगा, मैं आपको बता दूं कि जो सैनिक है उनके युद्ध टैंक और जो उपकरण है उनका आदान प्रदान करने के लिए ही इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो देखिए जो WEF है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स। ठीक है। तो इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, और इसमें भारत को जो पोजीशन मिली है वो मिली है 108वीं रैंक इसमें भारत को मिली है। देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ लास्ट ईयर की इंडिया की, तो लास्ट ईयर भी इंडिया को यहाँ पे 108वें स्थान पर ही रखा गया था इस रिपोर्ट में, और इस बार भी 108वें नंबर पर ही रखा गया है। ये किस आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, किस आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पे शोषण, अपमान और भेदभाव शिक्षा के आधार पर ही जो है ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर यहाँ पे बात करते हैं, देखिए टोटल 149 देशों की ये रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, 149, जिसमें भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? 108वें नंबर पर रखा गया है। अगर मैं टॉप कंट्रीज़ की बात करता हूँ तो इसके अंदर पहले स्थान पर रखा गया है वो है आइसलैंड। आइसलैंड को इसमें फर्स्ट रैंक मिली है। उसके बाद में सेकंड रैंक पर रखा गया है इसके अंदर नॉर्वे को, और थर्ड पोजीशन मिली है इसमें स्वीडन को। तो ये तीनों टॉप आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में थोड़ा सा हम पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। हमारे भारत की और पड़ोसी देशों की अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो इसमें श्रीलंका को 100th पोजीशन मिली है। उसके बाद में नेपाल को 103वां स्थान मिला है, और जो पाकिस्तान है उसको 148th रैंक इसमें मिली है। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा पड़ोसी देशों की।
चलिए थोड़ा सा WEF के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। WEF क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जैसा कि मैंने बताया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और ये एक गैर सरकारी संगठन है जो विभिन्न देशों में अपनी रिपोर्ट जारी करता है विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो जेनेवा है स्विट्जरलैंड का शहर, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है WEF का। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, WEF की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में GSAT-7A का सफल परीक्षण किया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये जो यहाँ पे GSAT-7A है, इसका हाल ही में लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं इसके रिलेटेड कौन से ऑप्शन सही है। पहला बोल रहा है कि यह इसरो द्वारा निर्मित 35वां उपग्रह है, यानी कि इसरो के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है जो GSAT-7A है, और एक तरीके का उपग्रह है, ठीक है, जिसका निर्माण इसरो ने किया है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना की संचार प्रणाली को मजबूत करना है। बिल्कुल सही है। जो इसका यूज होगा वो कहाँ पे होगा? जो भारतीय वायुसेना है उसके अंदर संचार प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए ही इसको काम लिया जाएगा। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही है, ये भी यहीं से लॉन्च किया गया है। तो आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। आपका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, GSAT-7A के बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। हाल ही में चर्चा में रहे रेड होल खनन प्रथा का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए, जो देख रहे हो आप रेड वर्ड, तो ये जो रेड होल खनन प्रथा है एक तरीके का रिवाज है, प्रथा है, और एक किस राज्य से संबंधित है? ये है मेघालय से संबंधित। ठीक है, देखिए रेड होल खनन प्रथा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है ये प्रथा। देखिए, इस प्रथा के तहत जो यहाँ के निवासी है मेघालय के, वो मतलब कि एक बहुत ही सक्रिय सुरंग के रूप में खुदाई कार्य करते हैं, जो खनन कार्य करते हैं। और अगर बात करते हैं उस सुरंग की, तो लगभग 3 से 4 फीट केवल चौड़ी होती है, 3 से 4 फीट ही चौड़ी होती है, और उसके अंदर वो खुदाई करते करते जो है काफ़ी लंबी एक सुरंग बनाते हैं। तो इसी को नाम दिया गया है एक रेड होल खनन प्रथा। एक तरीके की प्रथा है ऐसा करने की यहाँ पे ये मेघालय में। अभी लेटेस्ट में अगर बात करते हैं न्यूज में क्यों रही है, तो ये जो मतलब कि सुरंग बनाते हैं, वो सुरंग एक ढह गई थी अभी, और उसके अंदर लगभग 15 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। यहाँ पे बस इतना सा इनफ है कि ये प्रथा किस राज्य से संबंधित है? मेघालय से संबंधित है। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला प्रश्न है अपना। सरकार ने भारतीय टेलीकॉम एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट संशोधन के तहत जबरदस्ती आधार की मांग करने पर कितना जुर्माना को मंजूरी दी है? तो आपका सही आंसर होगा 1 करोड़ रुपए। देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो टेलीकॉम एक्ट है और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंदर संशोधन किया है। और अब अगर कहीं पे भी जो मतलब कि जैसे कि जो टेलीकॉम सेक्टर होता है, ठीक है, जो ये सिम वगैरह प्रोवाइडर करते हैं, उनके लिए, या फिर कोई भी बैंक वगैरह के अंदर अगर आपसे ज़बरदस्ती आधार की मांग की जाती है, तो आप जो है ये जुर्माना उस पर लगा सकते हो, या फिर सरकार जो है 1 करोड़ तक का जुर्माना वहाँ पर उन पर लगा सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये आधार कार्ड के लिए अपडेट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना। बेल्जियम के राष्ट्रपति जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे जो चार्ल्स मिशेल है, ये बेल्जियम के राष्ट्रपति है वर्तमान में, जिन्होंने हाल ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पे देखिए, बेल्जियम की बात की है तो आप कैपिटल ध्यान रख सकते हो। यहाँ की जो कैपिटल है वो है ब्रसेल्स, जो है बेल्जियम की कैपिटल है। उसके बाद में जो करेंसी है यहाँ की वो है यूरो। यूरो यहाँ की करेंसी है, मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 20 दिसंबर को लोकसभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो लोकसभा है उसने एक यहाँ पे बिल पारित किया है विधेयक, जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण विधेयक। और इसका उद्देश्य क्या है? कि इसका उद्देश्य देखिए यही है कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें मिलावट पर रोक लगाने के लिए ही ये विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, अगर बात करते हैं इसके लिए जो मतलब कि जो जिला स्तर है या फिर राज्य स्तर पर मतलब कि जो उपभोक्ता आयोग है उनका गठन किया जाएगा मिलावट को रोकने के लिए, और इसी के लिए इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में किसे पहले स्थान पर रखा गया है? तो देखिए, जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग है, डिपार्टमेंट, इसके द्वारा एक राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है, और इसके अंदर गुजरात को जो है टॉप पर रखा गया है।
पहला रैंक किसे 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 मिला है? गुजरात को मिला है। स्टार्टअप रैंकिंग जो है, इसका मतलब तो आप सभी को शायद समझ में आ रहा होगा, मतलब कि एक कोई भी नया व्यापार शुरू करना, जो छोटे उद्यमी व्यापारी होते हैं वो स्वयं का काम शुरू करने के मामले में वो टॉप पर कौन है? गुजरात रखा गया है इस रैंक में। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? सो आपका राइट आंसर होगा प्रणव कुमार दास। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रणव कुमार दास है, ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए जो हैं ये अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं, देखिए जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, इसका शॉर्ट में आप बोल सकते हो CBIC। CBIC के नाम से आप अच्छे से इसको पहचान गए होंगे। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है CBIC का सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए CBIC का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है, और इसका जो कार्य होता है CBIC का, वो क्या होता है? इसका कार्य होता है सीमा शुल्क पर निगरानी रखना तथा साथ ही जो इससे संबंधित जो नए कानूनों का निर्माण करने के लिए ही इस आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, नीति आयोग द्वारा जारी स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है? देखिए ये जो नीति आयोग है, इसने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75। अब देखिए इसके संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, देखना है इससे रिलेटेड कौन सा सही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इसका उद्देश्य भारत को 2023 तक $4 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो बिल्कुल सही है, इसका जो एम है वो यही है कि 2023 तक जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? $4 अरब करने का इसका टारगेट रखा गया है इस नीति के लिए अनुसार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 9 से 10% करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी सही है। इस जो रिपोर्ट है इसके मतलब कि ये जो नीति है इसके अनुसार जो है जो भारत की अर्थव्यवस्था दर है वो कितनी करने का लक्ष्य रखा गया है? 9 से और 10% तक। ठीक है, तो आपके दोनों ऑप्शन सही यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड, तो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न अपना, लोकसभा द्वारा पारित सैरोगेसी नियमन बिल 2016 का भारत में, मतलब कि 2016 जो ये बिल है इसको किस राज्य में लागू नहीं किया जाएगा? तो देखिए जो लोकसभा है उसने एक बिल पारित किया है सैरोगेसी नियमन बिल 2016, और ये किस राज्य में लागू नहीं किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में इसको लागू नहीं किया जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर के छोड़कर जितने भी जो स्टेट्स है भारत के उसमें इसको लागू किया जाएगा, लेकिन JK में इसको लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए अगर बात करते हैं जो ये बिल है इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, पारित करने का, तो देखिए जो वाणिज्यिक सैरोगेसी है उस पर रोक लगाने के लिए ही इस बिल को पास किया गया है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे सैरोगेसी के बारे में हम जान लेते हैं। काफ़ी दोस्त वैसे जानते हैं इसके बारे में, सैरोगेसी वर्ड क्या है। देखिए इसका मतलब होता है कि कोई भी, जैसे कि कोई दूसरी महिला की कोख से बच्चे का जन्म होता है तो उसे सैरोगेसी कहते हैं। मतलब कि सिंपल भाषा में हम जान लेते हैं, कोई भी महिला अपनी मर्जी से अगर दूसरे के बच्चे को जन्म देती है अपनी कोख से तो उसे ही जो है सैरोगेसी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया है? आपका सही आंसर होगा 20 दिसंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया है, और ये हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 20 दिसंबर 2005 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, तब से ये हर साल मनाया जाता है। शुरुआत की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन है संयुक्त राष्ट्र, उसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो मनाने का मकसद है वो यही है कि जो एकता के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ही इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है? देखिए जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है वहीं पे रिसेंटली राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। इससे पहले अभी इसके अंदर जो राज्यपाल शासन है वो लागू था 6 महीने के लिए, और अभी जो राज्यपाल शासन है वो ख़त्म हो चुका है, और 6 महीने यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन है वो अब लागू कर दिया है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये ऐसा जम्मू कश्मीर में ये होता है केवल हमारे भारत में, क्योंकि यहाँ का जो संविधान है वो अलग है, इसी के कारण यहाँ पर 6 माह तक जो है राज्यपाल शासन लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में से। देखिए क्वेश्चन है आज का, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार
कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 उत्सर्जक के रूप में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो भी आपका सही आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर। आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आगे की अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। सो आज के इस लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।